वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज कर रहे हैं हम यूनिट 3 स्टार्ट, जो कि है आपकी MPS 2। आपका सब्जेक्ट चल रहा है IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मार्क्सवाद तथा विप्लववादी। ठीक है, आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। यूनिट 3 कर रहे हैं हम। दोनों यूनिट हो चुकी है, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल ID है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व दिया गया है। एक वर्ग और दूसरा वर्ग के दूसरा वर्ग बहुत अमीर है, धनी है, दूसरे इस वाले वर्ग के साथ बहुत गलत हो रहा है कि जो बेटा अमीर और गरीब के बीच में खाई इतनी बड़ी बनी हुई है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे गरीबों के लिए काम किया जाए, कैसे जो मजदूर वर्ग है, शोषक वर्ग है, जहां भी वंचित वर्ग है उसके लिए कैसे उसको ठीक किया जाए, उनको महत्व दिया जाता है मार्क्सवाद में। ठीक है, मार्क्स ने अपने इस वर्ग संघर्ष को, वर्गों के बीच में जो संघर्ष बनना चाह रहा है, इसके सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक भौतिकतावाद के पूर्व सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है और इसका उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर्विरोधियों को अभिव्यक्तियों के रूप में दर्शाया है। मार्क्स ने इस संबंध में समाजवादी घोषणा पत्र में लिखा है। ठीक है, इनका घोषणा पत्र, उसमें क्या लिखा है ये पढ़ेंगे कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मानव समाज में हमेशा से ये देखा गया है, जब जब जो अमीर होता है वो गरीबों के साथ गलत करता है। हमेशा से, पुराने समय से भी आज तक ये देखा जा रहा है। ठीक है, वह वर्ग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसी व्यक्तियों का समूह है। ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसी व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह होते हैं ना, उनको बनाने की विशेष क्रिया से संबंधित होते हैं और जिनके साधन हित एक हो। ठीक है, जिनके सबके एक जैसे हित हो, सारे एक जैसे ग्रुप वाले एक ही ग्रुप में होंगे, जो सारे एक जैसे हैं वो एक ग्रुप में हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितों के आधार पर अब तक का मानव समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभाजित है। देखो, इसको अब आसान भाषा में समझाती हूँ। ये बस ये वाली बात बोल रहे हैं कि दो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग ऐसा जो बहुत गरीब है, निचले तबके का है, बहुत गरीब है, और एक वर्ग बहुत ऊपर है, जो कौन है? सारे पूंजीपति, सारे अमीर लोग, सारे रिचेस्ट लोग। ये क्या करते हैं? सारी की सारी संपत्तियों पे कब्जा, सारी चीजें खरीद ली, सारे संसाधन खरीद लिए, ऐसे करके क्या करते हैं? सारी पावर अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। एक कौन सा हो गया बेटा? उत्पादनों के साधन का स्वामित्व वर्ग, जिसके पास सारा कुछ है। ठीक है, सारे संसाधन, सारी सुविधा जिसके पास है। दूसरा कौन सा है? वंचित वर्ग। दो लोग बता रहे हैं, रिच और पुअर नहीं कह रहे कि ये गरीब और अमीर है, पूंजीपति। ये बोल रहे हैं उत्पादनों के साधनों का स्वामी वर्ग, और दूसरा क्या है? वंचित वर्ग। दो बात इसमें बताई इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने। दोनों वर्गों में स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्गों का शोषण किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो भी स्वामी होगा ना, चाहे वो कोई भी हो, वो क्या करेगा? वंचित वर्ग के लोगों के साथ क्या करेगा? गलत, ठीक है, शोषण करेगा। शोषण को लेकर दोनों वर्गों, बोलते हैं बेटा, जिसके पास थोड़ी सी पावर आती है वो अपने से नीचे वालों के साथ गलत करने लग जाता है। ये वही बोल रहे हैं बात कि संघर्ष की यह प्रक्रिया दास युग में दास एवं मालिकों के बीच में युग में थी, कि जो मालिक थे दासों के साथ गलत करते थे, दास किसान होते थे। बीच में पूंजीपति युग में आया, फिर उसके बाद क्या हो गया? दास वाली व्यवस्था अगर खत्म हुई, राजा महाराजा खत्म हुई, तो पूंजीवाद आ गया कि जो अमीर है वो हद से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो और पैसा मार्केट में लगाते जा रहे हैं, ऐसे। उसके बाद क्या हो? श्रमिकों के साथ गलत होने लग गया। जो काम श्रमिक करते थे वो सारे काम मशीनें करने लग गई, और इन बेचारों से मशीनों का संचालन करवा रहे हैं, और उसके बदले में पैसे भी इतने कम मिल रहे हैं। इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि अब तक मानव समाज का इतिहास वर्ग के संघर्ष पे है। इन्होंने सारी बात घूम फिर के किस पे की है कि इस पूरे समाज में दो वर्ग बटे हुए हैं। एक तरफ सारे अमीर लोग हैं, पूंजीपति, रिचेस्ट पीपल्स आएंगे, और दूसरी तरफ आएंगे गरीब वाले, जिनके साथ हर तरीके से गलत किया जाएगा। ये लोग करेंगे इनके साथ गलत, ये लोग इनके पास काम करने देंगे, ये कम पैसे देंगे, इनके साथ हमेशा गलत किया जाएगा कि काम ज्यादा करवाया, पैसे दिए ही नहीं, ऐसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका उपनिवेशवाद। ठीक है, जो बेसिक आपने पढ़ा हुआ है वही है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम वही है। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है? कॉलोनी, किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहां वह उस राज्य की जनता में निवास करती है। किसी पूर्व संप्रभुता संपन्न राज्य, सॉवरेन स्टेट के लोगों के अन्य देश की सीमा के जाकर बसने के स्थान के लिए इस शब्द को उपयोग किया जाता है। अब देखो, आसान भाषा में समझा रही हूँ। उपनिवेशवाद क्या होता है कि किसी एक देश ने, जो अमीर देश था बहुत, उसने अपने से छोटे देश पे जो गरीब देश था उसके ऊपर जाके एक प्रकार से कब्जा टाइप कर लिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश वालों का। उन्होंने हमारे ऊपर आई क्या थी? व्यापारिक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी,
कि व्यापार करेंगे, लेकिन क्या किया, वो बहुत अमीर थे, पावरफुल थे, वो उन्होंने धीरे 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 करके बहुत सारे रणनीतियाँ लगा के अपना दिमाग चला के कि डिवाइड एंड रूल करो इनको और इनके ऊपर राज करो, हम पे कब्जा करो। हम उनके कहते हैं उपनिवेश थे, उनका उपनिवेश अफ्रीका भी, तो बहुत सारी कंट्रीज थी, ब्रिटेन वालों ने बहुत सारी अलग अलग गरीब देशों में जा जाके कब्जे किए थे, ठीक है। इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं, हर प्रकार से उनके जो, जैसे हमारे यहाँ पे था, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा रहे थे बिगर ना के बराबर दाम पे, बहुत सस्ता माल ले जा रहे, अपने वहाँ बना रहे, फिर यहाँ पे आकर डबल रेट पे भेज रहे, है ना। ऐसे करके मतलब गलत करते हैं ये। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना, कि एक देश के लोगों ने दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, कॉलोनी बना लिया उसकी, ये तो हमारी कॉलोनी है, स्थापित करना, यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म कहलाता है। कुछ उपनिवेशवाद यह भी सोचते हैं कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर तथा उन्हें सभ्यता का दर्शन करवा कर वे उनकी सहायता कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो कर रहे हैं गलती है, किसी दूसरे पर तुम कब्जा कर रहे हो, पर ये क्या बोलते थे कि हम ना इनकी सहायता कर रहे हैं, ये ना खुद अपना जो इनका खुद का राज्य है ये खुद नहीं चला पाएंगे, हम इनका राज्य चला सकते हैं, क्योंकि हम हैं अमीर लोग, भगवान ने हमें ये दिया है कि हम सत्ता में रहेंगे, हम हेल्प करेंगे दूसरों की। ये हेल्प के नाम पे जाते थे और करते क्या थे, शोषण, ठीक है। ये गलत ही करते थे और बोलते क्या थे कि हम तो सहायता कर रहे हैं, हम तो इनका प्रशासन चलवा रहे हैं, वरना ये तो भूखे मर जाए। और सच्चाई क्या थी, ये खुद उनको इतना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कि वो इस सिचुएशन में आ गए थे कि वो भूखे मर जाए, ठीक है। यही है उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्या है, वर्चस्व। वर्चस्व मतलब क्या होता है बेटा, प्रभुत्व, किसी का प्रभुत्व होना। वो तो ना बहुत फेमस है इंसान, उसको बोलते हैं कि भाई इसका तो अलग ही वर्चस्व चल रहा है, ये बहुत फेमस है। ऐसे जब किसी समूह या अन्य समूह के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या सामाजिक दबाव मौजूद हो, उसका प्रेशर हो, उसकी पावर हो, इस प्रबंधन या वर्चस्व हेजेमनी कहते हैं। हेजेमनी शब्द का मूल अर्थ ग्रीक के कुछ नगर राष्ट्रों को दूसरे पड़ोसी नगरों राष्ट्रों पर राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है। जैसे मान लो अमेरिका वालों का है, वो बहुत पावरफुल है, तो वो दबाव डाल रहे दूसरे देश पे अपनी बात मनाने के लिए कि तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमसे संबंध खत्म कर देंगे, नुकसान तुम्हारा होगा, है ना। क्योंकि वो तो अमीर है, वो उनसे क्या करेंगे, उनको सामान खरीदना बंद कर देंगे, अपना सामान वहाँ बेचना बंद कर देंगे, जिससे नुकसान छोटे वाले देश को होगा, अमीर देश को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे ये कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से, चाहे सैन्य रूप से हो, चाहे सॉफ्ट पावर से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, उनके ऊपर दबाव डालना, वर्चस्व होना किसी एक देश का, बोलते हैं जलवा है वैसे वाला। वर्चस्व किस प्रकार के होते हैं, मतलब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्चस्व या प्रभुत्व उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें शामिल है आर्थिक, पैसे से। देखो जो अमीर होगा उसके आगे पीछे दुनिया घूमती है, वो तो है बात की जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास उतनी पावर है। जहाँ एक समूह या व्यक्ति का संसाधनों या उत्पादन के साधनों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। राजनीतिक वर्चस्व जहाँ एक या समूह या व्यक्ति के सरकार के अन्य राजनीतिक संस्थानों पर अधिक असर रखता है। क्या है कि जैसे अमेरिका का ही है सबसे ज़्यादा, अगर प्रभुत्व देखा जाए तो अमेरिका का ही है। ये 12 चैप्टर जब आप 12th में थे तो आपने पढ़ा हुआ भी है, पूरा वर्चस्व वाला पूरा चैप्टर था जिसमें अमेरिका के बारे में बताया गया था। अब ये कि उसके पास बहुत पावर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करता है, अब यूएनओ में पैसा देता है सबसे ज़्यादा। अब यूएनओ वाला जिसको सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ से आ रहा है वो चल रहा ही उस पैसों से है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका फेवर करेगा। ऐसा तो है नहीं उसके खिलाफ बोल देगा, क्योंकि जिस दिन उसने उसके खिलाफ बोला यूएनओ ने, उस दिन वो अपनी जो पैसा दे रहा है, आर्थिक जो सहायता दे रहा है उसको पीछे टालेगा वो कि मैं दे नहीं रहा पैसा, अब चला लो अपने यूएनओ कैसे चलाएगा। सबसे ज़्यादा बजट जो है, सबसे ज़्यादा पैसा है वो तो अमेरिका ही दे रहा है, तो अब क्या होगा, अमेरिका का प्रभुत्व बना रहेगा, उसका वर्चस्व बना रहेगा, उसका दबाव बना रहेगा, कभी भी यूएनओ चाह के भी उसके खिलाफ नहीं बोल पाएगा, है ना। तो यही है वर्चस्व व प्रभुत्व, ठीक है। चलिए, अगर कुछ भी इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।